हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी को मास्टर कैसे करें, उसमें मैक्सिमम मार्क स्कोर कैसे करें। बायोलॉजी को मास्टर करने के लिए दो बुक्स सबसे मेन है, जो है ये दो। एनसीईआरटी हमारी भगवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो भी बोलो वो सब एनसीईआरटी मेन सोर्स है। मेनली दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। पहले तो वो स्टूडेंट्स जो पूरा साल सिर्फ बायो 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 ही करते रहते हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जो पूरे साल बायो को नेगलेक्ट करके चलते हैं कि इजी है, हो जाएगा एंड में, पर होता नहीं है। सिलेक्शन उनका ही होता है जो बायो में मैक्सिमम मार्क स्कोर करते हैं और बायो को पूरे साल अच्छे से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, वैसे बायो में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बहुत है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है मन चापाणी, नाउ आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। फर्स्ट और मेन पॉइंट ये है कि जैसे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अप्रोच अलग अलग होते हैं, वैसे बायो में भी पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ने के अप्रोच अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी वाला, उसमें बहुत रट्टा है, बहुत एग्जाम्पल है, उसमें कुछ समझने को है नहीं इतना कुछ, तो वो आपको रटना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो पोर्शन है, वो विजुअलाइजेशन का है, उसमें रट रट के इतना कुछ नहीं होता है, उसको विजुअलाइज करना पड़ता है। जेनेटिक्स वाला है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। ये सब कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, उनके एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं, लाइफ साइकिल्स याद करनी पड़ती है। इसलिए सबके अप्रोच अलग अलग होते हैं, और कौन से यूनिट को किस तरह को टैकल करना चाहिए वो मैं आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दूसरा मेन पॉइंट यह आता है कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। देखो, क्वेश्चन देख के सीधा आंसर आए और टिक करना हो, ये अगर आपको चाहिए तो बैर मिनिमम आपको एनसीईआरटी डबल डिजिट में रिवाइज करनी होगी, ये मस्ट है। इससे कम तो रिवीजन चलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि बायो में सब आता है सब आता है, लेकिन जब 11 12 पूरा बायो मिक्स हो जाएगा, किसी भी तरह कहीं से भी एमसीक्यू आ जाएंगे, फिर बहुत कंफ्यूजन होगी, काफ़ी सिली मिस्टेक्स होगी, काफ़ी कुछ याद होगा पर भूल जाएंगे एग्जाम के टाइम। ये सब होता है। अभी जब आपकी बायो का कोई क्लास हो, कोई लेक्चर हो, जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो, उसके रिलेवेंट कोई एमसीक्यूज की बुक है आपके पास तो एमसीक्यू सॉल्व कर लो। फर्स्ट टाइम जब एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी को हाईलाइट या अंडरलाइन ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और याद करना है। फिर नेक्स्ट डे जब दोबारा दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ो, तब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो या कुछ टीचर ने बताया हो ये इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू कुछ पूछ लिया हो, कुछ ऐसा डेटा जो आप भूल जा रहे हो, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। उसके बाद थर्ड या फोर्थ टाइम जब भी आप पढ़ो, तब आप जो भूल जा रहे हो या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसको हाईलाइट करो, पूरा रंग डाला, ये नहीं करना है, ये गलत बात है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसको जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन रखो, उसको एस्थेटिक मत बनाओ, क्योंकि अगर एस्थेटिक बनाओ तो एंड में क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या पढ़ना था, क्या रिवाइज करना है ज़रूरी है, वो सब आप भूल जाओगे। क्योंकि आप जब डबल डिजिट में रिवाइज करते हो तो हर बार पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हो, एंड में तो कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ हाईलाइट वाले पॉइंट्स ये सभी रिवाइज करना होता है, ऊपर ऊपर से देखना होता है। और ऐसे सवाल जो बार बार आपके गलत हो रहे हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन है, उसको ही पढ़ना होता है। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर दी है तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या। थर्ड पॉइंट है क्लास नोट्स। देखो, मैंने बायो के क्लास नोट्स नहीं बनाए थे। सर कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ऐसा कुछ बता दे तो मैं साइड में जो स्पेस होती थी उधर ही लिख देता था। अगर कुछ मतलब बहुत सारा डेटा है उसको मुझे याद करना है तो उसके छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना के मैं वहीं लिख देता है, या फिर स्टिकी नोट्स बना के वहीं पे लगा देता है। रट्टा मारने वाले और एग्जाम्पल्स याद करने में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे जो चैप्टर थे, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा शीट पेपर लिया था, उसमें चैप्टर का नाम लिख के नीचे सारा डिवीजन करके एग्जाम्पल्स लिख डाले थे, एग्जाम्पल उसके कुछ अगर स्पेसिफिकेशंस हो वो सब लिख दिया था, और उसको मैं हर रोज़ 2 3 बार रिवाइज कर लेता था। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट रिवाइज करने में लगते हैं, और वो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के याद भी हो जाते हैं। अगर उसको रटने बैठोगे तो अगर आज रटा है तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, और अगर उसको हर रोज 2 3 बार रिवाइज करोगे तो कुछ दिनों में वो खुद ब खुद याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है डायग्राम। डायग्राम को फोटो की तरह सिर्फ देखो मत, डायग्राम को एक दो बार खुद ड्रॉ करो, उसके लेबलिंग करो खुद से। डायग्राम के नीचे अगर कुछ डेटा दिया है तो उसको याद करो,
डायग्राम एक दो बार अगर आपने ड्रॉ कर रखे हो तो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन से एक या दो ही ऑप्शन के बीच में होता है, वो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। आपने एक दो बार डायग्राम ड्रॉ कर रखे होगे, उसका लेबलिंग आपने एक दो बार कर रखा होगा, तो आपको वो याद होगा कहीं ना कहीं। फिफ्थ पॉइंट है साइंटिस्ट के नाम। 2025 में जैसे एकदम ही अचानक से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ गए थे, ऐसे साइंटिस्ट के नाम के लिए मेरे पास एक पिन पेज था। उसमें सारे चैप्टर वाइज मैंने पार्ट करे थे चैप्टर। उसके नीचे चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम, अगर कुछ ईयर दे रखा है, ईयर का डेटा, तो वो, और उस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इतना मैंने लिख रखा था और एक दो बार पढ़ भी लिया था, जिससे चलते वो जो क्वेश्चन आया था वो मुझे याद आ गया अचानक से कि यही आंसर, और वो मेरा सही भी हो गया। साइंटिस्ट के लिए इतना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते। और एक जो सवाल आ गया था यूनिट के नीचे वाले इंट्रो से, तो आप एक बार यूनिट के नीचे का इंट्रो भी देख लो, क्या बताए इस बार, और कहाँ से भी पूछ ले। सेफ साइड के लिए उसको भी एक बार देख लो। फिफ्थ पॉइंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, वैसे बायो में भी जरूरी है। इस बार आप पूरी बायो के एनसीईआरटी तो रिवाइज करने वाले हो नहीं, इसके लिए आपको, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, इस क्वेश्चंस में आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहता है, डिफिकल्टी रहती है, वो टॉपिक आप फिर से एनसीईआरटी से रिवाइज कर सकते हो और फिर से उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। ये क्वेश्चंस बार बार करने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार अगर आप एनसीईआरटी रिवाइज करते रहोगे तो एक टाइम पे आप बहुत बोर हो जाओगे। हर बार आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि मुझे सब आता है, पर अगर आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रियलिटी चेक होगा कि मुझको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेन तो कोचिंग के मॉड्यूल्स करो और पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करो। मैंने 2000 के बाद से एनसीईआरटी के रिलेवेंट जो भी पीवाईक्यूज है वो सब मल्टीपल टाइम्स कर रखे हैं सॉल्व। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने दो तीन बुक प्रीफर की थी। सबसे पहले तो जो कोचिंग का मॉड्यूल था वो, और फिर सारे पीवाईक्यूज कर रखे थे, और एक्स्ट्रा के लिए मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर रखी थी। इतनी बुक्स मैंने करी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और अगर बहुत टाइम बाद अगर कोई चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसमें जो टॉपिक गलत हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और मैक्सिमम टाइम रिवाइज भी कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई एंड में तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि बायो सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट का भी है, रटने का है पर पूरे का पूरा रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल बायो पढ़ते हो तो उसमें कुछ बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर भी हो सकते हैं और एंड में आपको बायो बर्डन भी नहीं लगेगा। और अगर आपने मल्टीपल टाइम बायो रिवाइज कर रखा है तो एनसीईआरटी के हर लाइन हर डायग्राम आपको याद ही होगा, जिसके चलते अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो बोर्ड में भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। बायो 50% मार्क्स कवर करता है नीट के, और बायो ही आपका सिलेक्शन का सब्जेक्ट भी बनता है। अगर आप बायो में ही कम स्कोर करोगे तो सिलेक्शन तो भूल ही जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो रही है तो कमेंट्स करो या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम करो, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। थैंक यू।